हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश का हॉर्नबिल बुक से चैप्टर नंबर 3 डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज। इसके राइटर है AR विलियम्स। सबसे पहले कुछ टाइटल पर डिस्कशन करते हैं। टट कौन है? टट एक किंग थे जिन्होंने एंशिएंट इजिप्ट पे रूल किया था। ठीक है, इन्हीं के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे स्टोरी में। तो इनके जो डेड बॉडी यानी मम्मी है उसको डिस्कवर किया गया, उस पर कुछ काम किया गया। क्या काम किया गया देखेंगे अभी हम लोग। द सागा कंटिन्यूज। सागा का मतलब होता है अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, मतलब अ लॉन्ग सीरीज ऑफ इवेंट्स। तो ऐसा स्टोरी जो अभी भी चलता ही जाए। तो कौन सा स्टोरी है जो अभी भी चल रहा है, कौन सा ऐसा मिस्ट्री है जो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, वो इस स्टोरी में हम देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। ही मतलब यहाँ पे किंग टट के बारे में बोला गया है। तो किंग टट जब मरे थे तो वो एक टीनेजर थे, यानी 13 से लेकर 19 साल के बीच में एक लड़के थे। द लास्ट एयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। और ये लास्ट एयर का मतलब होता है वंश, उत्तराधिकारी या फिर वारिस। ठीक है, तो एक काफ़ी पावरफुल फैमिली के वो लास्ट उत्तराधिकारी थे। वो पावरफुल फैमिली जो एंशिएंट इजिप्ट पे सदियों तक रूल किया हुआ था। ठीक है, ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विथ गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन। तो उन्हें वो जब मर गए तो उन्हें कब्र में लेटा दिया गया। लेडन विथ गोल्ड मतलब लोडेड विथ गोल्ड। ठीक है, काफ़ी सोने के साथ इन्हें दफनाया गया था। ठीक है, और फिर लोग इन्हें भूल गए। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टूम इन 1922 द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम, विथ मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी। तो इनके टूम मतलब कब्र को फर्स्ट 1922 में डिस्कवर किया गया। ठीक है, और तब से मॉडर्न वर्ल्ड ने स्पेकुलेट, ये अनुमान लगाया है कि हुआ क्या था इनको, क्यों ये इतने कम उम्र में मर गए। ठीक है, और हो सकता है कि मर्डर बिंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, सबसे बुरा इनके साथ क्या हुआ होगा कि इनका मर्डर किया गया होगा। ये सबसे एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये डेट याद रखिएगा, 1922 में इनका टूम को डिस्कवर किया गया था। ठीक है, फिर आगे देखिए। नाउ लिविंग हिज टूम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स टट हैज़ अंडरगोन अ CT स्कैन दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ। नाउ का मतलब यहाँ पे है जनवरी 2005। ठीक है, तो 1922 में इनका टूम को फर्स्ट डिस्कवर किया गया था और अभी 2005 अप्रॉक्स कितना साल हो गया है, ऑलमोस्ट 80 ईयर्स। ठीक है, तो इन 80 सालों में पहली बार ये जो किंग टट का डेड बॉडी है ये इनके टूम से बाहर निकाला जा रहा है, इनके कब्र से बाहर निकाला जा रहा है। क्यों निकाला जा रहा है? क्योंकि देखिए, टट हैज़ अंडरगोन अ CT स्कैन दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ। क्योंकि टट का जो डेड बॉडी है उसका एक CT स्कैन किया जाएगा। CT स्कैन से क्या होता है कि बॉडी के अंदर का कैसा सब ऑर्गन सब है, कोई डैमेज है कि नहीं, उसका इमेज बन जाता है। ठीक है, तो इस CT स्कैन की मदद से नया क्ल्यू मिलेगा उनके जीवन के बारे में और उनके डेथ के बारे में। ठीक है, कि उनका डेथ कैसे हुआ, ठीक है, क्यों हुआ, वो सब जानने को मिलेगा। एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फॉर्सेनिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज फारो। अब देखिए, और इस CT स्कैन से हमें क्या मिलेगा? प्रिसाइज डेटा मिलेगा, ताकि हम एक्यूरेट फॉर्सेनिक रिकन्स्ट्रक्शन कर पाए। फॉर्सेनिक रिकन्स्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट इसके ऊपर इसका मीनिंग पूछ लेते हैं। तो इसका मीनिंग आप इस तरीके से याद कर लेंगे। प्रोसेस ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द फेस एंड बॉडी बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द CT स्कैन। CT स्कैन में जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उस इंसान का फेस या और बॉडी का रिकन्स्ट्रक्शन किया जाता है कि ये इंसान देखने में ऐसा होगा। ठीक है, इसका फेस ऐसा दिखता होगा, शरीर का डिज़ाइन ऐसा होगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉर्सेनिक रिकन्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये CT स्कैन करके, ठीक है, इस बॉयस माने जो बच्चा था, फारो का मतलब होता है अ रूलर इन एंशिएंट इजिप्ट। एंशिएंट इजिप्ट में किसी भी रूलर को फारो बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पे किंग टट को फारो बोला गया है। तो ये जो बच्चा सा जो रूलर था ये दिखने में कैसा था, इनका बॉडी डिज़ाइन कैसा था, ये सब चीज़ पता चलेगा फॉर्सेनिक रिकन्स्ट्रक्शन से। ठीक है, जो कि होगा विद द हेल्प ऑफ CT स्कैन। बात गहराई को समझ रहे कि नहीं समझ रहे? चलिए, तो अभी तक हमने ये बहुत ही काम का पैराग्राफ है, एक बार समराइज करते हैं फिर से। पहला बात आप याद रखेंगे कि किंग टट एक टीनेजर थे, 13 से 19 साल के बीच में थे जब इनका मौत हो गया। ये लास्ट वारिस थे अपने फैमिली का। ठीक है, और इनके फैमिली ने एंशिएंट इजिप्ट पे और उनके अम्पायर्स पे कई सालों तक रूल किया था। ठीक है, कई 100 सालों तक। और जब ये मर गए तो इनको सोने के साथ दफना दिया गया। ठीक है, क्योंकि ये लोग मानते थे कि किंग का जब वापस रीबर्थ होगा तो वापस ये सब धन दौलत उन्हें मिल जाएगा। ठीक है,
तो इनका टूम को सबसे पहले 1922 में डिस्कवर किया गया था, ठीक है। और तब भी मॉडर्न वर्ल्ड ने अनुमान लगाया था कि आखिर हुआ क्या इनके साथ, ये क्यों उतने कम उम्र में मर गए, ठीक है। ये सब चीज़ पता किया गया और अब एक बार फिर से इनके टूम से इनके बॉडी को बाहर निकाला जा रहा है 80 साल बाद, ठीक है, CT स्कैन करने के लिए। अभी का मतलब यहाँ पे क्या है, जनवरी 2005, आगे स्टोरी में मेंशन है, हम अभी बता दिया आपको, ठीक है। तो अभी इनका CT स्कैन किया जाएगा और CT स्कैन का हेल्प से हमें और भी नया आइडियाज़ मिलेगा इनके लाइफ के बारे में, डेथ के बारे में, और साथ ही साथ फोर्सेनिक रिकन्स्ट्रक्शन, मतलब इनका फेस कैसा था, बॉडी डिजाइन कैसा था, ये सब चीज़ पता करने में भी हेल्प मिलेगा, ठीक है। अभी तक हमने इतना जाना है, चलिए। और जिस तरीके से हम अंडरलाइन कर रखे हैं वैसे आप भी अंडरलाइन करेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे मूव करें, अब आते हैं मेन स्टोरी में। An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings। देखिए, जब इस किंग टट के बॉडी को उनके रेस्टिंग प्लेस यानी उनके टूम से बाहर निकाला गया, ठीक है, कहाँ इनका बॉडी कहाँ पे था, टूम कहाँ पे था, एक एंशियंट इजिप्शियन सिमेट्री में, ठीक है, काफ़ी पुराना इजिप्ट में स्थित एक कब्रिस्तान से जब इनका बॉडी को बाहर निकाला गया। और उस कब्रिस्तान का नाम भी क्या था, सिमेट्री का नाम था वैली ऑफ द किंग्स, ठीक है, जहाँ पे किंग्स को दफनाया जाता है। तो जब यहाँ से उनके बॉडी को बाहर निकाला गया तब क्या हुआ, एन एंग्री विंड, मानो का एक ऐसा हवा चला मानो उसमें काफ़ी गुस्सा हो, ठीक है, और उस हवा ने स्टर्ड अप मतलब उत्तेजित कर दिया घोस्टली डस्ट डेविल्स, मतलब जो धूल थे वो मानो भूतिया धूल, ठीक है, शैतानी धूल को काफ़ी उत्तेजित कर दिया उस हवा ने, ठीक है। तो नेचर भी मानो नहीं चाह रहा हो कि इस किंग टट का CT स्कैन किया जाए, समझ रहे। तो इस फर्स्ट सेंटेंस से आप इतना ध्यान रखेंगे कि इनको दफनाया कहाँ गया था, एक एंशियंट इजिप्शियन सिमेट्री में, एक कब्रिस्तान में जिसका नाम क्या था, वैली ऑफ द किंग्स, ठीक है। और देखिए यहाँ पे स्टार मार्क लगाया हुआ है, थोड़ा मैप में देखने के लिए बोला गया है, सी मैप ऑन द नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पे बताया गया कि कहाँ पे है ये वैली ऑफ द किंग्स। सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये तो समझते हैं ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप है। तो यहाँ पे इस कॉर्नर में इजिप्ट है, ठीक है। अब इस इजिप्ट को जूम करेंगे तो ये सीन हमें कुछ मिलेगा ऐसा, ठीक है, ये पूरा इजिप्ट बनाया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक प्लेस है, सिटी है जिसको बोलते हैं लग्जर, ठीक है, जिसका पुराना नाम था थीव्स। तो ये नाम आप याद रखेंगे, स्टोरी में आगे मेंशन है। तो लग्जर है, थीव्स है, यहीं पे इसका मैप को और जूम करेंगे तो ऐसा कुछ मिलेगा, ये मैप मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा, यहाँ पे मेंशन किया गया है वैली ऑफ द किंग्स। तो यहीं पे वो कब्रिस्तान है जहाँ पे किंग टट को दफनाया गया है। तो टूम ऑफ तुतानखामुन, ठीक है, ये किंग टट का ही नाम है, पूरा नाम, ठीक है। और यहाँ पे है वैली ऑफ द क्वींस, यहाँ पे क्वींस लोग को दफनाया गया होगा। चलिए, तो यहाँ पे आप सिर्फ इतना याद रखिए कि लग्जर नाम का एक प्लेस है, सिटी है जिसका पुराना नाम था थीव्स, और यहाँ पे वैली ऑफ द किंग्स है जहाँ पे इनको दफनाया गया है, और तुतानखामुन पूरा नाम है किंग टट का। चलिए, आगे मूव करें। Dark bellied clouds had scudded across the desert sky all day and now were wheeling the stars in cascade grey। अब उसी दिन जिस दिन किंग टट का CT स्कैन किया गया उनके डेड बॉडी का, ठीक है, उसी दिन का सीन बताया गया है। उस दिन में क्या था, एक तो ये डेजर्ट इलाका है, ठीक है, डेजर्ट स्काई था, वहाँ पे डार्क बेलिड क्लाउड्स, काफ़ी गहरे घने घने बादल, स्कडेड अक्रॉस का मतलब होता है टू मूव स्विफ्टली, ठीक है, काफ़ी तेज़ गति से आसमान में मूव कर रहे थे ये घने घने बादल, ठीक है, दिन के समय में। एंड नाउ का मतलब रात के समय में, यानी जब अंधेरा हो गया तब। वर्ड व्हीलिंग द स्टार्स, व्हीलिंग मतलब कवरिंग द स्टार्स इन कास्केट ग्रे। कास्केट का मतलब होता है अ स्मॉल डेकोरेटेड बॉक्स फॉर होल्डिंग जूअल्स, ठीक है, ऐसा बॉक्स जिसमें जूअल्स रखा जाता है। तो यहाँ पे जो ये डार्क बेलिड क्लाउड्स जिसको बोला गया है, घने घने काले काले बादल, ये इस कास्केट की तरह बिहेव कर रहे थे, ठीक है। जिस तरीके से कास्केट के अंदर जूअल्स रखा जाता है उसी तरीके से यहाँ पे क्लाउड्स के अंदर में क्या था, स्टार्स रखे हुए थे, मानो ऐसा लग रहा था, ठीक है। तो ये सारे बादल स्टार्स को ढके हुए थे और कैसा ग्रे कलर वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। तो ये उस दिन का सीन बताया जा रहा है कि दिन में भी घने घने बादल थे और रात को भी घने घने बादल थे और स्टार्स ढके हुए थे। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005। तो ये देखिए यहाँ पे डेट मेंशन किया है और टाइम भी मेंशन किया है। 5 जनवरी 2005 को इनका डेड बॉडी को CT स्कैन किया गया और शाम का समय था 6 बजे का, ठीक है।
द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू अ सिटी स्कैनर brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3300 years ago। तो यहाँ पे बोला गया है कि वर्ल्ड का सबसे फेमस जो ममी था, ममी मतलब अ प्रिजर्व्ड डेड बॉडी, ठीक है, तो इनका जो हेड था उसको ग्लाइडेड का मतलब होता है टू मूव स्मूथली विदाउट मेकिंग नॉइस, ठीक है। तो आप ये पहले एक थोड़ा सा क्लिप देख लीजिए। तो इस क्लिप में आपने देखा कि कैसे एक इंसान के शरीर को सीटी स्कैन के मशीन में डाला जाता है और फिर इस मशीन के हेल्प से इंसान का जो अंदर का जो बॉडी डिज़ाइन है उसका इमेज बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो किंग टट का जो डेड बॉडी था उनका सिर सबसे पहले इस सीटी स्कैनर में डाला गया, ठीक है। और इस सीटी स्कैनर को यहाँ इसलिए ही लाया गया था ताकि प्रोब मतलब एग्जामिन कर पाए द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर। लिंगरिंग मतलब जो अभी भी प्रेजेंट है, अनसुलझा पहलू जो था उनके जीवन का, ठीक है, जो कैसे इनका मौत हुआ उन सबको सुलझाने के लिए इस सिटी स्कैनर को यहाँ पे लाया गया था, ठीक है। और ये जो यंग रूलर थे यानी किंग टट थे, इनका मौत कब हुआ था? मोर देन 3300 ईयर्स अगो। इनको मरे हुए 3300 साल हो गए हैं, ठीक है। और अभी भी इनका मिस्ट्री जो है वो सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है, कि कैसे मरे। इसीलिए यहाँ पे स्टोरी का टाइटल क्या दिया गया था? द सागा कंटिन्यूज। ये जो लॉन्ग स्टोरी है अभी भी चलता जा रहा है, समझे कि नहीं समझे? चलिए आगे मूव करें। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प्ड रॉक कट टूम सम 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे देयर रेस्पेक्ट। अब उसी दिन मतलब 5 जनवरी 2005 का ही दिन का दोपहर का समय का सीन बताया जा रहा है। उस दिन दोपहर में क्या हुआ था? तो दोपहर में पूरे दुनिया भर से बहुत सारे जो टूरिस्ट थे वो आए हुए थे और ये सब डिसेंडेड मतलब नीचे उतरे थे। नीचे उतर के कहाँ गए थे? इनटू द क्रैम्प्ड मतलब जहाँ पे स्पेस ज़्यादा ना हो, रॉक कट टूम मतलब ये जो कब्र है ये कैसे बना हुआ था? पत्थर को काट के बनाया गया था, ठीक है। सम 26 फीट अंडरग्राउंड, और ये कब्र था कहाँ लोकेटेड था? ज़मीन से 26 फीट नीचे लोकेटेड था। तो ये सभी टूरिस्ट नीचे उतर के इस टूम के अंदर गए थे जहाँ पे उतना स्पेस नहीं था। क्या करने के लिए? टू पे देयर रेस्पेक्ट। सब अपना रेस्पेक्ट शो करने के लिए गए थे, ठीक है। क्योंकि जो भी थे, ये जो किंग टट थे ये एक रूलर रह चुके हैं, किंग रह चुके हैं, तो इनको रेस्पेक्ट देना बनता है, ठीक है। दे गेज्ड एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्यूरियल चैम्बर एंड पियर्ड एट टट्स गिल्डेड फेस, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड। तो यहाँ पे दे यानी ये जो टूरिस्ट है इनको बोला गया है। तो ये सभी टूरिस्ट लोग देखे जा रहे थे म्यूरल्स को। म्यूरल्स का मतलब होता है पेंटिंग्स ऑन द वॉल, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी, इसका मीनिंग भी कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो ये सभी टूरिस्ट लोग जो उस ब्यूरियल चैम्बर के वॉल्स पे जो पेंटिंग्स बने हुए थे उन्हें देखे जा रहे थे। एंड पियर्ड एट टर्ट्स गिल्डेड फेस। अब यहाँ पे 2 वर्ड है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक वर्ड यहाँ पे था ग्लाइडेड और एक वर्ड है यहाँ पे गिल्डेड, ठीक है। इस ग्लाइडेड का मतलब क्या देखा था हमने? टू मूव स्मूथली विदाउट नॉइस, ठीक है। सिटी स्कैन में अंदर जा रहा था। और यहाँ पे गिल्डेड का मतलब है थिनली कवर्ड विद गोल्ड, ठीक है। कोई चीज़ गोल्ड से ढका है तो गिल्डेड बोलेंगे। तो ये जो किंग टट थे इनका जो आउटर कॉफिन लीड था, ठीक है, उस कॉफिन का जो ढक्कन था उस ढक्कन पे किंग टट का फेस बना हुआ था और वो भी गोल्ड से बना हुआ था, ठीक है। तो ये सभी टूरिस्ट लोग उसे पियर्ड मतलब झांके जा रहे थे। और ये जो गिल्डेड फेस था ये मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर था उनके मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लीड का, ठीक है। आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, इससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि आप देख रहे हैं कि कॉफिन के ऊपर जो है उनका चेहरा बना हुआ है, ठीक है। तो ये स्ट्राइकिंग फीचर था, खास बात था इनके कॉफिन का। चलिए आगे मूव करें। सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर। कुछ विजिटर्स यानी कुछ जो टूरिस्ट थे वो लोग क्या कर रहे थे? गाइड बुक से पढ़ रहे थे, वो भी धीरे धीरे पढ़ रहे थे ताकि कहीं किंग टट डिस्टर्ब ना हो जाए। अदर्स स्टूड साइलेंटली परहैप्स पॉन्डरिंग टट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स। और बाकी दूसरे जो टूरिस्ट थे वो लोग चुपचाप खड़े थे। हो सकता है पॉन्डरिंग मतलब वो लोग सोच रहे हो कि टट का क्या रीज़न था कि वो अपने इतने कम उम्र में वो मर गए, ठीक है। और वॉन्डरिंग विथ अ शिवर इफ द फारोज कर्स डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम वाज रियली ट्रू। और बाकी या फिर बाकी जो टूरिस्ट थे वो हो सकता है ये भी सोच रहे हो
कांपते हुए ये भी सोच रहे हो कि कहीं फ़ारोज़ का जो कर्ज था, जो श्राप था, वो कहीं सच ना निकल जाए। जो रूलर थे वो श्राप देते थे कि क्या जो लोग भी उन्हें डिस्टर्ब करेंगे उनका क्या तो डेथ हो जाएगा या फिर मिस फॉर्च्यून, का किस्मत काफ़ी बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो ये कांपते हुए जो बाकी टूरिस्ट थे वो सब हो सकता है ये सोच रहे हो। ठीक है, द मम्मी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ वॉट कार्टर डिड इन द 1920s, सेड जाही हवास, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिकिटीज, एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक। वापस आते हैं प्रेजेंट में। ठीक है, मतलब 5 जनवरी 2005 6 PM का समय है और यहाँ पे अभी सीन में कौन प्रेजेंट है? जाही हवास प्रेजेंट है। ठीक है, ये है कौन? सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिकिटीज़ है। ठीक है, तो ये जब अपने उस डेड बॉडी को देखते हैं, झुक के उस बॉडी को देखते हैं, तब क्या बोलते हैं कि ये जो मम्मी है, मतलब ये जो प्रिजर्व डेड बॉडी है, ये काफ़ी बैड कंडीशन में है। क्यों? क्योंकि कार्टर ने जब 1920s में इस पे जब काम किया था तो इन्होंने इस बॉडी को पूरा ख़राब कर दिया। अब ये कार्टर कौन है? चलिए आगे देखते हैं। कार्टर, इनका फुल नाम है हावर्ड कार्टर, डेट इज वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर्ड टट्स टूम आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग। तो कार्टर, जिनका फुल नाम है हावर्ड कार्टर, ये एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट है। आर्कियोलॉजिस्ट मतलब ऐसा इंसान जो क्या करे, एंशियंट साइट्स या फिर बिल्डिंग्स को स्टडी करता हो। ठीक है, तो इन्होंने 1922 में टट के टूम को डिस्कवर किया था, कई साल व्यर्थ मेहनत के बाद। ठीक है, मतलब कई साल तक खोजने के बाद इन्हें टट का टूम मिला था। तो यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि 1922 में डिस्कवर किया गया था, तो डिस्कवर किसने किया था? हावर्ड कार्टर। ठीक है, एंड अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, इट्स कंटेंट्स दो हैस्टली रैंसैक्ड इन एंटिक्विटी वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट। ये जो टूम था, ठीक है, टूम के अंदर का जो कंटेंट था, जो भी सामान थे सोने के बने हुए, वो जल्दबाजी में रैंसैक्ड, इधर उधर बिखेर दिया गया था, डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। लेकिन एंटिक्विटी मतलब इन एंशिएंट पास्ट में भले ही इन सब सामान को बिखेर दिया गया हो, इधर उधर डैमेज कर दिया गया हो, लेकिन वह सरप्राइजिंगली कंप्लीट, लेकिन कोई भी सामान मिसिंग नहीं था उस टूम के अंदर से, सारा चीज़ प्रेजेंट था। ठीक है, दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फारोज लीजेंड। और ये सब जो रॉयल सामान प्रेजेंट है यहाँ पे, तो ये रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन, इतना शाही सामान कहीं नहीं देखा गया है। ठीक है, जो अब तक मिला है। एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फारोज लीजेंड, और जब भी किसी रूलर को स्टडी किया जाता है तब इनका जिक्र जरूर होता है। ठीक है, कि इनके पास कितना धन दौलत था उस समय में। स्टर्निंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, देयर इटर्नल ब्रिलियंस meant to guarantee resurrection, caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention. स्टर्निंग मतलब चौंका देने वाला। आर्टिफैक्ट्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट मेड बाई हैंड्स। ठीक है, तो ये सब ऑब्जेक्ट्स गोल्ड के बने हुए थे। उनका जो इटर्नल ब्रिलियंस मतलब ऐसा चमक जो कभी ख़त्म ना हो। ठीक है, ये मानो ये गोल्ड इसलिए रखे गए हो टू गारंटी रिसरेक्शन, मतलब होता है रीबर्थ। ठीक है, जब वापस ये किंग जब जन्म लेगा, ठीक है, तब उनको ये गोल्ड इसी चमक के साथ मिलेगा। ठीक है, तो ये सभी जो चीज़ें थी, कॉज द सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, जब इनका डिस्कवरी हुआ था 1922 में, तब ये काफ़ी सेंसेशन क्रिएट किया था और अभी भी इनका ये काफ़ी लोगों का ध्यान खींचता है। ठीक है, ये सब गोल्ड के बने हुए आर्टिफैक्ट्स। बट टट वॉज ऑल्सो बरीड विथ एवरीडे थिंग्स ही वुड वॉन्ट इन द आफ्टर लाइफ। तो टट को ये सब गोल्ड तो दिया ही गया था, आर्टिफैक्ट सब, लेकिन इसके साथ साथ जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम लगने वाले सामान थे वो भी दिया गया था, ताकि जब वो वापस जन्म लेंगे तो उनको ये सब चीज़ हेल्प करेगा। ठीक है, क्या क्या सामान दिया गया था देखिए। बोर्ड गेम्स का मतलब होता है गेम्स लाइक चेस। ठीक है, ये दिया गया। अब ब्रॉन्ज रेजर दिया गया, लेनिन के बने हुए अंडरगारमेंट्स दिए गए। केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, खाना खाने के लिए और वाइन पीने के लिए जो बर्तन होते हैं वो दिए गए। ठीक है, तो ये सभी चीज़ आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या क्या चीज़ के साथ उन्हें दफनाया गया था। तो गोल्ड आर्टिफैक्ट्स के साथ साथ ये सब चीज़ भी दिया गया था। ठीक है, तो अभी हम कहाँ पहुँच गए हैं वक्त में देखिए। सबसे पहले हमने देखा कि अभी प्रेजेंट टाइम में इनको स्कैन करने के लिए ले जाया गया है। ठीक है, टाइम है ये और डेट है ये। फिर हमने देखा कि उसी दिन हम थोड़ा पीछे चले गए, अब ये शाम का समय था, अब यहाँ पे आफ्टरनून का समय में क्या क्या हुआ टूरिस्ट के बारे में वो बताया गया, इतना समझे। इसके बाद हम फिर प्रेजेंट में आए। जाही हवास ये प्रेजेंट में अभी काम कर रहे हैं इस मम्मी के ऊपर, और वो बोलते हैं कि मम्मी का कंडीशन काफ़ी ख़राब है, तभी इनका जिक्र आ जाता है कार्टर का। ठीक है, क्योंकि कार्टर ने 1922 में कुछ यहाँ पे चीज़ें ख़राब कर दी थी। कार्टर का फुल नाम क्या है? हावर्ड कार्टर।
अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इस हावर्ड कार्टर ने क्या क्या डिस्कवर किया था 1922 में पहली बार इनके टूम को डिस्कवर करके, वो सब चीज़ हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फारोस फ्यूनरी ट्रेजर्स, कार्टर बिगैन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स। तो समझ रहे हैं, अब कार्टर ने जो किया था उस समय में 80 साल पहले, वो चीज़ अब बताया गया है। ठीक है, तो कार्टर सबसे पहले क्या करते हैं, कई महीनों तक काफ़ी सावधानी से रिकॉर्ड करते हैं फारोस का, मतलब किंग टट का फ्यूनरी ट्रेजर्स। ठीक है, जो भी चीज़ें उनके साथ दफनाई गई थी वो सब चीज़ वो अच्छे से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कार्टर बिगन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स। एक काफ़ी स्ट्राइकिंग फीचर ये भी था कि ये किंग टट को 3 नेस्टेड कॉफिन में दफनाया गया था, मतलब एक कॉफिन के अंदर और एक कॉफिन और उसके अंदर और एक कॉफिन। ठीक है, और उसके अंदर बॉडी होगा, इस टाइप के कॉफिन में उन्हें दफनाया गया था। अब कार्टर इसका एनालिसिस करना शुरू करते हैं, इसका इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं। ठीक है, ओपनिंग द फर्स्ट, जब कार्टर पहले कॉफिन को खोलते हैं तो उन्हें क्या मिलता है, ही फाउंड अ श्राउड, एक श्राउड यानी कफन मिलता है। ठीक है, अडॉर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ ये सब, और उस कफन को सजाया गया है क्या चीज़ से, इन सब चीज़ के मालाओं से। ठीक है, क्या क्या चीज़ का माला था देखिए, गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स। विलो क्या होता है पिक्चर में देख पा रहे हैं। ठीक है, ये सब पत्तों से जो माला बना है उससे सजाया गया है। साथ ही साथ वाइल्ड सिलेरी, ठीक है, ये भी आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। लोटस पेटल, कमल फूल के जो पंखुड़ियाँ हैं वो लगाए गए हैं, और कॉर्न फ्लावर्स, इन सब चीज़ों से उस श्राउड को सजाया गया था। भले ही उनका मरा हुआ कितना हो गया है, 3300 ईयर्स हो गया है, तो ये सब चीज़ तो अब मुरझा के एकदम सूख गया होगा, लेकिन यही काम होता है इन आर्कियोलॉजिस्ट लोग का, ये लोग काफ़ी अच्छे से चीज़ों को एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सब चीज़ पहचान लिया कार्टर ने, और साथ ही साथ ये सब चीज़ जो है वो क्या सजेस्ट कर रहा है, ये सब फूल सजेस्ट कर रहे हैं द फेडेड एविडेंस ऑफ अ ब्यूरियल इन मार्च और अप्रैल। उनका दिमाग देखिए, वो बोलते हैं कि ये सब चीज़ से ये पता चलता है कि ये जो इनको कब दफनाया गया होगा, मार्च या फिर अप्रैल के महीने में दफनाया गया होगा, क्योंकि ये सब जो फूल है वो उसी टाइम मिलते हैं। ठीक है, वैन ही फाइनली रीच द ममी, तो जब वो पहला कॉफिन को खोलने से उन्हें ये सब मिला, दूसरा भी खोले, जब तीसरा खोले तो फाइनली वो मम्मी तक पहुँचे, मतलब डेड बॉडी तक पहुँचे, तब उनको असली ट्रबल का सामना करना पड़ा। वो ट्रबल क्या था देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन्ड सीमेंटिंग टट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन। रेजिन क्या होता है, अ स्टिकी सब्सटेंस। ठीक है, डेट इज प्रोड्यूस्ड बाय सम ट्री, एक टाइप का चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, इनका कस्टम होता है कि किसी भी डेड बॉडी पे ये लगाते हैं, तब उसका मम्मी बना के उसको दफना देते हैं। ठीक है, तो ये जो रेजिन लगाया गया था उस मम्मी पे, वो काफ़ी सूख के हार्ड हो चुका था, और हार्ड होने के साथ साथ तट को मानो सीमेंट की तरह जोड़ दिया हो टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन। उनका जो कॉफिन था जो गोल्ड का बना हुआ था उससे काफ़ी टाइटली अटैच कर दिया था। ठीक है, नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, कार्टर रोट लेटर। कार्टर बाद में लिखते हैं कि हम कितना भी सही तरीके से अगर फोर्स लगाए तब भी हम इस मम्मी को निकाल नहीं सकते उस कॉफिन से। ठीक है, व्हाट वाज टू बी डन, तो हम क्या कर सकते थे फिर, तो देखिए क्या आइडिया आया इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रेजिन्स। इजिप्ट के इस साउथ वाले इलाके में जो सन रेज है, हमें तो पहले से पता है कि ये डेजर्ट इलाका है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सन रेज आएंगे वो काफ़ी हथौड़े की तरह, मतलब मजबूती से आएंगे, काफ़ी टाइट सन रे होता है। ठीक है, और कार्टर सोचते हैं कि हम इसी सन रेज को यूज़ करके इन रेजिन्स को थोड़ा लूज कर देंगे। ठीक है, फॉर सेवरल आवर्स he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। तो कुछ घंटों तक वो उस मम्मी को धूप में रखते हैं। ठीक है, और धूप में रखा कितना टेम्परेचर हो गया देखिए, 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। इसको अगर सेल्सियस में करें तो 65 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना हीट हो गया, लेकिन नथिंग बर्स्ट, नथिंग मूव्ड। ठीक है, कुछ नहीं हुआ। ही रिपोर्टेड विथ साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चिसल्ड अवे from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains। तो वो काफ़ी साइंटिफिक डिटैचमेंट, अफसोस के साथ, और ये अफसोस साइंटिफिक है, यानी उनका कोई फीलिंग अटैच नहीं है। ठीक है, तो काफ़ी रैशनली वो लिखते हैं कि ये जो कंसोलिडेटेड मटेरियल है, मतलब ये जो डेड बॉडी है, मम्मी है, इसको चिसल्ड अवे, मतलब छेनी से मार मार के निकालना पड़ेगा। फ्रॉम बीनीथ द लिम्स एंड ट्रंक, जो हाथ पैर है वहाँ पे छेनी मार के हाथ पैर को अलग करना पड़ेगा। ट्रंक मतलब इंसान के शोल्डर से लेके जहाँ पे दोनों टांग जुड़ते हैं वहाँ तक का एरिया को ट्रंक बोलते हैं। तो इस पार्ट को भी छेनी से मार मार के निकालना पड़ेगा, तभी हम इस किंग को हटा पाएंगे उसके कॉफिन से। ठीक है, ऐसा वो रिपोर्ट करते हैं।
इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटल चॉइस। अब कार्टर चूँकि मम्मी को छेनी से मार मार के मतलब तोड़ के निकालने वाले हैं, तो अब इसके डिफेंस में कार्टर अब क्या जवाब दे, तो ज़्यादा उनके पास चॉइस बचा नहीं था। ठीक है, इफ़ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड्स एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड। तो वो अपना डिफेंस में ये कहते हैं कि अगर हम मम्मी को काट के नहीं निकालते तो ज़रूर चोर आते हैं यहाँ पे और वो किसी भी तरीके से गार्ड्स को सर्कमवेंट कर देते। सर्कमवेंट का मतलब होता है आउट स्मार्ट या फिर धोखा देना। ठीक है, गार्ड्स को धोखा देते हुए वो चोर एंटर कर जाते और फिर रिप्ड इट अपार्ट, और फिर इस मम्मी को तोड़ के हटाते और वहाँ से गोल्ड चोरी करके ले जाते। ठीक है, तो अपने डिफेंस में उन्होंने ये कहा। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्टर ने अपने डिफेंस में क्या कहा था, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इन टर्ट्स टाइम द रॉयल्स वर फैबुलसली वेल्दी एंड दे थॉट और होप्ड दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम। टर्ट के टाइम के जो राजा महाराजा लोग हुआ करते थे वो लोग काफ़ी धनी लोग थे और वो लोग ऐसा सोचते थे या फिर मानते थे, आशा करते थे कि वो लोग मरने के बाद भी ये धन दौलत अपने साथ ले जा सकते हैं। ठीक है, ये उनका थिंकिंग था। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड किंग टर्ट वॉज लेविश्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स। तो यही सोचकर कि वो अपने धन दौलत को अपने साथ ले जा सकते हैं, किंग टर्ट भी जब मरे तो उनको भी लेविश्ड का मतलब होता है गिवन। ठीक है, उनको भी दिया गया लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लिटरिंग गुड्स, मतलब धन दौलत दिया गया। ठीक है, उनके कब्र में उनके साथ दफना दिया गया। तो क्या क्या दिया गया उनको, देखिए, प्रीशियस कॉलर्स, ठीक है, कीमती कॉलर्स जो गले में पहने जाते हैं, नेकलेस। ठीक है, इनलेड नेकलेसेस, इनलेड मतलब होता है जड़े हुए, डेकोरेटेड। ठीक है, वैसा नेकलेस दिया गया, ब्रेसलेट दिया गया, रिंग्स अंगूठी दिया गया, एमुलेट्स ताबीज़ दिया गया। ठीक है, सेरेमोनियल एप्रन, ऊपर से जो कपड़ा पहनते हैं वो दिया गया, सैंडल्स, फिर फिंगर्स और टोज़ के लिए कवर दिया गया, और उसके साथ जो आइकॉनिक जो कॉफिन था वो गोल्ड का बना हुआ था, और मास्क, उसको जो कॉफिन का लिड था उस पर फेस बना हुआ था, ये सब प्योर गोल्ड का बना हुआ था। तो ये सब चीज़ उन्हें दिया गया था। ठीक है, तो टू सेपरेट टर्ट फ्रॉम हिज अडॉर्नमेंट्स कार्टर्स मैन रिमूव द ममीज हेड एंड सीवियर नियरली एवरी मेजर जॉइंट। तो टर्ट को उनके सामानों से अलग करने के लिए कार्टर के लोगों ने क्या किया, सबसे पहले उनका सिर तोड़ के निकाल दिया। ठीक है, एंड सीवियर नियरली एवरी मेजर जॉइंट, सीवियर मतलब कट इनटू 2 पीसेस, जहाँ भी जो हड्डी ज्वाइन हो रहा था हर जगह लगभग वहाँ पे कट लगा दिया। ठीक है, पूरा शरीर तोड़ दिया मतलब। तो वंस दे हैड फिनिश, जब उनका काम हो गया, दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स विथ पैडिंग दैट कंसील्ड द डैमेज। तो जब उनका काम हो गया तो वो लोग वापस पूरे शरीर को रीअसेंबल कर दिए एक सैंड के लेयर पे, एक वुडन बॉक्स में। ठीक है, और उसमें पैडिंग किया हुआ था जिससे जो टूटा हुआ शरीर का पार्ट है वो छिप जा रहा था। ठीक है, द बेड वेयर टर्ट नाउ रेस्ट, और इसी मिट्टी के बेड पर अभी टर्ट रेस्ट कर रहे थे। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं प्रेजेंट में। कार्टर का रोल खत्म हो गया, कार्टर ने क्या क्या किया था, कब किया था, वो हमने देखा अभी तक। ठीक है, अब आज के टाइम का बात किया जाएगा। देखिए, आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज सब्सटेंशियली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स। इंटरवेनिंग डिकेड्स मतलब 1922 से लेके 2005 तक। ठीक है, इस टाइम पीरियड में आर्कियोलॉजी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। आर्कियोलॉजी का मतलब पहले भी बता चुके हैं, साइंस ऑफ स्टडिंग एंशियंट साइट्स या फिर बिल्डिंग। ठीक है, इसको आर्कियोलॉजी बोलते हैं। तो क्या क्या चेंजेस आया है इन दो टाइम पीरियड के बीच में, देखिए, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंटरगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। पहले जो आर्कियोलॉजी था वो ज़्यादा ट्रेजर पे फोकस करता था। ठीक है, क्या क्या धन दौलत है उस पर फोकस करता था, लेकिन अब आर्कियोलॉजी का फोकस कहाँ पे होता है ज़्यादातर, फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ, उस इंसान का लाइफस्टाइल कैसा रहा होगा, लोगों का लाइफस्टाइल कैसा रहा होगा, साथ ही साथ किसी का डेथ हुआ है तो जो मिस्ट्रीज़ है। ठीक है, और इंटरगिंग का मतलब पहेली जैसा, जो पहेली जैसा मिस्ट्रीज है, किस कारण से मौत हुआ, ये सब सुलझाने में आर्कियोलॉजी का ज़्यादा फोकस रहता है। ठीक है, इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग द मेडिकल टेक्नोलॉजी। और एक चेंज आर्कियोलॉजी में ये भी आया है कि यहाँ पे अब ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाने लगा है। ठीक है, पहले के मुकाबले मैं यहाँ तक कि मेडिकल टेक्नोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुका है। ठीक है, तो दो टाइम पीरियड में आर्कियोलॉजी में भी काफ़ी चेंज हुआ है। In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor X-rayed the mummy and revealed a startling fact. अब बीच में देखिए, अभी प्रेजेंट में कौन है जिस पे काम कर रहे हैं, जाही हवास। ठीक है, अभी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। 1922 में किसने काम किया था, हावर्ड कार्टर ने। ठीक है, अब बीच में एक और यहाँ पे टाइम मेंशन किया है 1968। इस टाइम पे एक और इंसान थे, उनका नाम यहाँ पे नहीं लिखा गया है, सिर्फ लिखा गया है एनाटॉमी प्रोफेसर।
ठीक है। तो कार्टर के डिस्कवरी के 40 साल बाद एक एनाटॉमी प्रोफेसर आए और इसी मम्मी का एक्सरे किया, ठीक है। और एक्सरे करने के बाद एक स्टार्टलिंग चौंका देने वाला फैक्ट रिवील किया। वो फैक्ट क्या था देखिए, बीनीथ द रेजिन द केक दैट केक्स हिज चेस्ट हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। बोला गया है कि रेसिन जो उनके छाती पर लगा हुआ था, ठीक है, वो रेसिन के नीचे जो उनका चेस्ट था, ठीक है, वहाँ पे ब्रेस्ट बोन नहीं था और फ्रंट रिब्स नहीं था। तो ये दोनों चीज़ें मिसिंग थी। ये कैसे पता चला? एक्सरे में पता चला। किसने किया था एक्सरे? एनाटॉमी प्रोफेसर ने किया था, ठीक है। एनाटॉमी का मतलब होता है बॉडी स्ट्रक्चर का स्टडी करना, ठीक है। चलिए, टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विथ कंप्यूटेड टोमोग्राफी और CT by which hundreds of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create a 3-dimensional virtual body। आज के टाइम पे जो बॉडी इमेज है, डायग्नोस्टिक इमेजिंग, डायग्नोस्टिक मतलब बीमारी का कारण पता करना, ठीक है। तो किसी भी बीमारी का जड़ पता करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? CT स्कैन, जिसका फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ये यूज़ किया जाता है। इसमें एग्जैक्टली होता क्या है? इसमें हंड्रेड्स ऑफ एक्सरे निकाला जाता है, वो भी क्रॉस सेक्शन का। क्रॉस सेक्शन समझते हैं आप? इस इमेज को देखिए, जो बीच वाला एरिया है जो क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से एक्सरे किया जाता है और 100 एक्सरे को एक साथ रखा जाता है, जैसे कि ब्रेड के स्लाइसेस को रखा जाता है, ठीक है। और जब 100 एक्सरे को एक साथ रखते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक 3D वर्चुअल बॉडी का इमेज मिलता है। मतलब बॉडी के अंदर आपका डिज़ाइन कैसा है वो चीज़ पता चल जाता है, ठीक है। व्हाट मोर वुड अ CT स्कैन रिवील ऑफ टट देन द एक्सरे। तो इस मम्मी का एक्सरे तो पहले ही किया जा चुका है, अब क्या किया जा रहा है? CT स्कैन प्रेजेंट डे में किया जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा गया कि आज का डेट का जो CT स्कैन है वो एक्सरे से ज़्यादा और क्या क्या रिवील कर सकता है ये देखना पड़ेगा, ठीक है। आज इस मम्मी का CT स्कैन होने जा रहा है, ठीक है। आज यानी कब? 5 जनवरी 2005, ठीक है। चलिए, एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, हाउ डिड ही डाई एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। और सबसे बड़ा बात तो ये है कि क्या ये CT स्कैन 2 सबसे बड़े प्रश्नों का उत्तर दे पाएगा कि नहीं। वो प्रश्न जो अभी भी लिंगर कर रहे हैं, मतलब अभी भी जो अनसुलझे हैं, मंडरा रहे हैं, ठीक है। वो 2 क्वेश्चन कौन से हैं? पहला, हाउ डिड ही डाई, इस किंग टट का मौत कैसे हुआ, और दूसरा, हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, मरने के टाइम पे उनका उम्र क्या था एग्जैक्ट। अभी तक तो हमने देखा है कि सिर्फ वो टीन एज के थे, टीन एज में भी एग्जैक्टली कौन से एज में थे वो पता चलता है कि नहीं CT स्कैन से, ये देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, किंग टट्स डिमाइज वॉज अ बिग इवेंट इवन बाई रॉयल स्टैंडर्ड्स। तो किंग टट का मरना, डिमाइज मतलब डेथ, ठीक है, ये एक बड़ा इवेंट था। यहाँ तक कि उनके फैमिली को देखा जाए उस हिसाब से भी इनका मरना कुछ अनोखा सा था। क्यों था? देखिए, ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन। हमने पहले ही स्टार्टिंग में देखा कि वो अपने परिवार के आखिरी वारिस थे। तो वो यहाँ पे लिखा है कि वो अपने फैमिली लाइन के लास्ट इंसान थे। एंड हिज फ्यूनरल, और उनका जब अंतिम संस्कार किया गया, वॉज द डेथ रैटल ऑफ अ डायनेस्टी। मानो उनका अंतिम संस्कार के साथ साथ ये पूरे डायनेस्टी का ही अंत हो गया, ठीक है। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर माथ आर अनक्लियर। लेकिन वो कैसे मरे, ठीक है, और उनके मरने का बाद क्या हुआ ये अनक्लियर है, किसी को ठीक से पता नहीं है। अब थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे हम लोग। देखिए, Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age। Amenhotep III, ये नाम आप याद रखेंगे, ये क्या तो टट के फादर होंगे या फिर उनके ग्रैंडफादर होंगे, क्लियर नहीं है, ठीक है। ये एक पावरफुल रूलर थे जिन्होंने इजिप्ट पे रूल किया था फॉर ऑलमोस्ट 40 ईयर्स, ठीक है। 4 डिकेड्स मतलब 40 ईयर्स, और इस टाइम पे रूल किया था 18 डायनेस्टी गोल्डन एज, ठीक है। हिज सन Amenhotep IV, तो Amenhotep III का सन है Amenhotep IV, सक्सीडेड हिम, ठीक है। इनका मरने का बाद ये अब सत्ता संभाले। एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। और इनके टाइम पे सबसे बहुत ज़्यादा चेंजेस आया Amenhotep IV के टाइम पे। क्या क्या इन्होंने चेंजेस लाया देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, द न्यू फारो मतलब द न्यू रूलर मतलब Amenhotep IV promoted the worship of Aten the sun disk and changed his name to Akhenaten और servant of the Aten। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने एटेन यानी सन का पूजा करना स्टार्ट कर दिया, इसको प्रमोट किया, ठीक है, पहला काम उनका। दूसरा, इन्होंने अपना नाम को चेंज कर दिया, Amenhotep IV से क्या रख लिया अपना नाम, Akhenaten अपना नाम रख लिया। इस नाम का मतलब होता है सर्वेंट ऑफ द एटेन, ठीक है, इस भगवान के सर्वेंट, ठीक है। फिर और इन्होंने क्या क्या चेंजेस लाया देखिए,
एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीब्स टू द न्यू सिटी ऑफ एखनाटेन नाउ नोन एज अमरना। ठीक है, वो दूसरा काम ये करते हैं कि वो जो कैपिटल था रिलीजियस कैपिटल वो पहले थीब्स में हुआ करता था, अब उसको चेंज करके उन्होंने वो कैपिटल को कहाँ शिफ्ट कर दिया, एखनाटेन। ठीक है, जिसको आजकल अमरना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, थीब्स याद है आपको, थीब्स आपको मैप में दिखाए थे, अभी इसका नया नाम क्या हो गया, लग्जर। ठीक है, तो ये इन्होंने किया। फिर आगे देखिए, ही फर्दर शॉक द कंट्री बाय अटैकिंग अमून अ मेजर गॉड, स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स। इन्होंने पूरे कंट्री को सदमे में डाल दिया जब इन्होंने क्या किया, अमून को अटैक कर दिया। तब उस ज़माने में अमून एक मेजर गॉड हुआ करता था वहाँ का। ठीक है, इनको पूजा जाता था, लेकिन इन्होंने इनको अटैक कर दिया, इनके मूर्तियों को तोड़ दिया और इनके मंदिरों को बंद करवा दिया। ठीक है, तो ये सब चेंजेस इन्होंने लाया, किन्होंने, एमेनहोटेप 4 या फिर एखनाटेन ने। ठीक है, इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम सेड रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लग्जर, द साइट ऑफ एंशिएंट थीब्स। तो वो यहाँ पे बोला जा रहा है, रे जॉनसन एक डायरेक्टर थे। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर के, कहाँ के, लग्जर पे। ठीक है, लग्जर यानी जो जहाँ पे पहले थीब्स हुआ करता था। ठीक है, तो ये कमेंट करते हैं कि वो काफ़ी बुरा समय रहा होगा। फिर आगे देखिए, द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड एंड देन एखनाटेन वेंट अ लिटिल वैकी। वो फैमिली जिन्होंने इजिप्ट पर कई सौ सालों तक राज किया था, रूल किया था, उस फैमिली का अब अंत होने जा रहा था। एंड देन एखनाटेन वेंट अ लिटिल वैकी, और यही सब देख के एखनाटेन क्या हो गए, थोड़ा वैकी मतलब पगला गए। ठीक है, अब इसी स्टेटमेंट पे क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, रे जॉनसन ने ऐसा कमेंट किया एखनाटेन के बारे में, तो ऐसा क्यों कमेंट किया, तो आपको ये सब रीज़न देना होगा। ये सब हरकत देख के एखनाटेन का रे जॉनसन ने कमेंट किया ये चीज़। ठीक है, चलिए, आफ्टर एखनाटेन्स डेथ अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड इसमेन खाकरे अपीयर्ड ब्रीफली एंड एक्साइटेड विथ हार्डली अ ट्रेस। तो जब एखनाटेन का डेथ हो गया तो एक और रूलर आते हैं जो काफ़ी मिस्टीरियस थे, इनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, जिनका नाम था इसमेन खाकरे। काफ़ी कम समय के लिए रूल करते हैं और फिर ये भी अपना मतलब मर जाते हैं। ठीक है, विथ हार्डली अ ट्रेस, और बिना कुछ काम किए ये ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, एंड देन अ वेरी यंग तुतान खातेन टुक द थ्रोन, किंग टट एज इज़ वाइडली नोन टुडे। और इनके बाद किसका राज आता है, तुतान खातेन का राज आता है। ठीक है, ये सत्ता संभालते हैं और इन्हीं को आजकल किस नाम से जाना जाता है, किंग टट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू तुतानखामुन, लिविंग इमेज ऑफ अमून, एंड ओवरसॉ अ रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज। फिर ये जो किंग टट थे इन्होंने अपना नाम तुतानखातेन से चेंज करके तुतानखामुन रख लिया। इस नाम का मतलब होता है लिविंग इमेज ऑफ अमून। ठीक है, एंड ओवरसॉ अ रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज। ओल्ड वेज का मतलब है एमेनहोटेप 4 से पहले जैसा जिस भगवान को पूजा किया जाता था वैसा ही कुछ ट्रेडिशन फिर से लाया गया। ठीक है, ही रेंट फॉर अबाउट 9 years एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली। इन्होंने 9 साल तक राज किया, फिर उसके बाद अचानक से इनका मौत हो जाता है। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेकुलेशंस अबाउट हिज फेट, टट इज़ वन मम्मी अमंग मैनी इन इजिप्ट। तो भले ही इस किंग टट का बहुत नाम हुआ होगा, बहुत मशहूर रहे होंगे, बड़े बड़े अनुमान लगाए गए होंगे कि अपने फ्यूचर में ये सब करेंगे, इनका भविष्य ऐसा होगा वैसा होगा, आज के डेट में ये जो किंग टट है ये सिर्फ क्या बन के रह गए हैं, एक मम्मी बन के रह गए हैं कई सारी मम्मियों के बीच में इजिप्ट में। कहाँ इन्हें दफनाया गया है, वैली ऑफ द किंग्स में। ठीक है, मम्मी का मतलब आपको पता है प्रिजर्व डेड बॉडी। हाउ मैनी नो वन नोस। इस वैली ऑफ द किंग्स, इस कब्रिस्तान में कितने सारे मम्मी को दफनाए गए हैं किसी को पता नहीं है। ठीक है, द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगैन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003 हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड इज स्टिल काउंटिंग। एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम है इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें 2 काम किया गया। सबसे पहला काम ये है कि इन्होंने एक इन्वेंट्री मतलब एक लिस्ट बनाया 2003 के लेट में। ठीक है, एंडिंग में इसमें रिकॉर्ड किया गया कि कितने सारे मम्मी है यहाँ पे। तो यहाँ पे 600 मम्मी का रिकॉर्ड कर लिया गया है और यह नंबर अभी भी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो पहला काम तो ये किया इस प्रोजेक्ट ने। इसके साथ साथ द नेक्स्ट फेज, स्कैनिंग द मम्मीज विद अ पोर्टेबल सिटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड साइमंस इट्स मैन्युफैक्चरर। तो देखिए, इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट का 2 एम था। सबसे पहले इन्होंने एक इन्वेंट्री बनाया, एक लिस्ट बनाया कि कितने सारे मम्मियाँ हैं यहाँ पे, और दूसरा इन सब मम्मी को पता करने के बाद इनको स्कैन भी किया गया एक सिटी मशीन के जरिए। ठीक है, और ये सिटी मशीन किस टाइप का है, पोर्टेबल है, इसको आप कैरी कर सकते हैं।
इस सीटी स्कैन मशीन को डोनेट किसने किया है? तो नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड साइमंस, ठीक है, इसके मैन्युफैक्चरर थे। तो ये 2 एम आप याद रखेंगे इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट का। किंग टट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैंड इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। रीगली का मतलब होता है लाइक अ किंग। तो जैसा किंग टट अपने जब वो जिंदा थे तब वो अपने कंट्रीमैन मतलब लोगों से आगे चलते थे, और मरने का बाद भी, ठीक है, इनका जो मम्मी है वो सबसे पहले स्कैन होने जा रहा है, मतलब लाइन में सबसे पहले यही खड़े होते हैं, ठीक है, लाइक अ किंग। अ सीटी स्कैन मशीन स्कैन द मम्मी हेड टू टो, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन। एक सीटी स्कैन मशीन में ये मम्मी को स्कैन किया गया सिर से लेकर पैर तक, ठीक है, और स्कैन करते वक्त 1700 एक्सरे इमेजेस लिए गए, ठीक है, क्रॉस सेक्शन में। अब इन्हीं सब एक्सरे इमेजेस को एक साथ रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3D इमेज मिलेगा, ठीक है, शरीर का अंदर का पार्ट का। टट्स हेड स्कैंड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स, टेक्स ऑन ईडी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज। फिर टट का जो सिर था इनको 0.62 मिलीमीटर के स्लाइसेस में, मतलब इतना के गैप पर एक्सरे करके इमेज निकाला गया इनके पूरे सिर का, ठीक है, और स्कैन करके इनके सिर के अंदर जितने भी इंट्रिकेट स्ट्रक्चर थे, इंट्रिकेट मतलब जितने भी छोटे से छोटे स्ट्रक्चर थे, सबको बारीकी से रिकॉर्ड किया गया, ठीक है, और टेक्स ऑन ईरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज। ईरी डिटेल मतलब स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग, काफ़ी चौंका देने वाला रिजल्ट मिला। अब क्या रिजल्ट मिला वो तो नहीं लिखा गया यहाँ पे, आगे देखते हैं। With Tutt's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics, and anatomy began to probe the secrets that the winged goddesses of a gilded burial shrine protected for so long. तो इसी तरीके से 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस इतने के गैप पर उनका पूरा बॉडी का एक्सरे किया गया, ठीक है, तो पूरा इंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्ड किया गया, ठीक है। इसके बाद अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट रेडियोलॉजी से, फोरेंसिक से और एनाटॉमी से, ये तीनों के स्पेशलिस्ट जो थे उन्होंने प्रोब मतलब एग्जामिन करना स्टार्ट किया, ठीक है, और करने का उद्देश्य क्या था? वो सब सीक्रेट बाहर निकालना जो यहाँ की जो देवी मानी जाती है, ठीक है, कहाँ की? गिल्डेड ब्यूरियल श्राइन, ये जो कब्रिस्तान है, ठीक है, ये मानो एक मंदिर की तरह है और ये सोने से कवर किया गया है। तो इस जगह के जो भगवान है इन्होंने जो सीक्रेट प्रोटेक्ट करके रखा था इतने दिनों से, उन सब सीक्रेट को एग्जामिन करने के लिए ये टीम ऑफ स्पेशलिस्ट लग गई, ठीक है। द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरी टट फ्रॉम द टूम इन हिज बॉक्स। तो जिस रात को स्कैनिंग हुआ था उस रात का सीन बताया जा रहा है, देखिए। उस दिन क्या हुआ, उस रात को क्या हुआ था कि जो वर्कमैन थे उन्होंने टट को उनके टूम से बाहर निकाला उनके बॉक्स में, ठीक है। लाइक पॉल बियरर्स दे क्लाइम्ब द रैम्प एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू द swirling सैंड आउटसाइड। पॉल बियरर्स का मतलब दोज हु कैरी कॉफिन्स, जो लोग लाश कैरी करते हैं, ठीक है। तो ठीक ये वर्कमैन इन पॉल बियरर्स की तरह ही एक रैम्प पे चढ़ते हैं, एक स्लोप पे चढ़ते हैं, और फिर उसके बाद कुछ सीढ़ी चढ़ के कहाँ बाहर आ जाते हैं, टूम के बाहर आ जाते हैं, और बाहर आते ही उन्हें क्या मिलता है? swirling सैंड आउटसाइड। काफ़ी तेज़ हवा चल रहा था, ठीक है, उसमें धूल भी मिट्टी भी उड़ रहे थे, तो यहाँ पे लिखा है swirling मतलब गोल गोल घूम के, मिट्टी गोल गोल हवा में घूर रहा था, ठीक है। देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर। फिर उसके बाद ये लोग एक हाइड्रोलिक लिफ्ट पे के जरिए ट्रेलर पे चढ़ जाते हैं। ट्रेलर क्या होता है आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, और इसी ट्रेलर के अंदर स्कैनर रखा हुआ था, ठीक है। 20 minutes later, 2 men emerged, sprinted for an office nearby and returned with a pair of white plastic fans. 20 मिनट बाद ये 2 इंसान निकलते हैं उस ट्रेलर के बाहर और दौड़ के जाते हैं। स्प्रिंटेड मतलब टू रन अ शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी ही दूर में एक ऑफिस होता है, उस ऑफिस में दौड़ के जाते हैं और वहाँ से 2 वाइट प्लास्टिक फैंस लेके आते हैं। अब प्लास्टिक फैंस का क्या काम देखिए। द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन। ये जो स्कैनर था काम करना बंद कर दिया था क्योंकि जो कूलर फैन था उसमें मिट्टी चला गया था इसलिए, ठीक है। कर्स ऑफ द फारो जोक द गार्ड नर्वसली। तो इतने पे एक गार्ड जोक करते हुए बोलता है कि ये तो जरूर इस रूलर का श्राप होगा। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्कड वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीड्योर, ठीक है। तो जो प्लास्टिक फैंस लाया गया था वो अच्छे से काम करता है और पूरा प्रोसीड्योर फिनिश हो जाता है। आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैड बीन लॉस्ट, द टेक्नीशियंस टर्न्ड टट ओवर टू द वर्कमैन हु कैरिड हिम बैक टू हिज टूम। तो ये सब चेक करते हुए कि कोई डेटा लॉस नहीं हुआ है, जो टेक्नीशियन थे वो वापस टट के जो मम्मी थी उनको वर्कमैन को दे देते हैं, ठीक है। और वो वर्कमैन वापस उस टट को अब उसके टूम में रख देते हैं, ठीक है। लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन, द फारो अगेन रेस्टेड इन पीस वेयर द
फ्यूनररी प्रीस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग अगो। तो 3 घंटे से भी कम समय लगा इस पूरे स्कैनिंग में, ठीक है। तो जब उनको कॉफिन से निकाला गया था वापस 3 घंटे के अंदर उन्हें उसी जगह पे लेटा दिया गया जहां उन्हें पहले में जो प्रीस्ट थे उन्होंने यहाँ पे लेटाया था सो लॉन्ग अगो। कितने साल पहले, कब डेट हुआ था उनका? 3300 ईयर्स अगो, ठीक है। बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ टट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। अब अंदर ट्रेलर में क्या सीन था देखिए, एक टेक्नीशियन थे, वो काफ़ी अच्छे अच्छे इमेजेस निकाले जा रहे थे टट के एक कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है। सीटी स्कैन का जो रिजल्ट था वो दिख रहा था। अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन। तो जो स्क्रीन था उसमें दिख रहा था कि एक ग्रे हेड शेप ले रहा है, ठीक है, छोटे छोटे डॉट्स मिलके, और जो टेक्नीशियन था वो उसको घुमा घुमा के हर डायरेक्शन में देख रहा था। नेक वर्टिब्रे अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमी क्लास। जो गला का जो हड्डी होता है, ठीक है, वो इतना क्लियरली दिख रहा था मानो कोई आप एनाटॉमी क्लास में बैठे हो। एनाटॉमी मतलब ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर का स्टडी को एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक है। अदर इमेजेस रिवील्ड द हैंड, सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज एंड द ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल। बाकी इमेजेस में हाथों का तस्वीर था, रिब केज का तस्वीर था और स्कल का जो खोपड़ी का जो डिज़ाइन है वो दिख रहा था, ठीक है। तो ये सब बात आप ध्यान रखेंगे कि सीटी स्कैन का क्या क्या रिजल्ट निकला है। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ। लेकिन अभी के लिए काम खत्म था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर जाही हवास स्माइल्ड विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग। तो जाही हवास जो इस पूरे काम को देख रेख कर रहे थे, चेयर पे बैठ के अब मुस्कुरा रहे थे, वो काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहे थे, दिख रहा था, क्योंकि कुछ भी गलत घटना नहीं घटा, ठीक है। आई डिडेंट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर अ सेकेंड ही सेड। वो बोलते हैं कि मैं लास्ट नाइट सोया ही नहीं, 1 सेकेंड के लिए भी नहीं। आई वॉज सो वरीड बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप। मैं बहुत टेंशन में था लेकिन अब मैं सोचता हूँ जाके सो जाऊँ, ठीक है। तो ये आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये इमेज क्या चीज़ का है? म्यूरल। म्यूरल का मतलब बताइए, याद कराए थे आपको, पेंटिंग्स, ठीक है। जो टूम के अंदर जो पेंटिंग्स बना हुआ था उसको म्यूरल बोला जा रहा है। तो म्यूरल इन किंग टट्स टूम शोइंग किंग टट विथ ओसिरिस द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ। तो ये किंग टट है और ये है ओसिरिस। ओसिरिस इनको माना जाता है गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, ठीक है। चलिए, तो ये नाम आप ध्यान रखेंगे, ओसिरिस। आगे मूव करें। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड विंड हैड स्टॉप्ड। जब तक हम सारा काम खत्म करके हम उस ट्रेलर से नीचे उतरे, तो जब हम उन मेटल की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे मिट्टी वाले ग्राउंड पे, तभी हवा बंद हो चुका था, ठीक है। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड। जो ठंड की जो हवाएं बह रही थी वहाँ पे वो काफ़ी ठंडी थी और काफ़ी शांत माहौल था, एकदम मौत की तरह, ठीक है, इन द वैली ऑफ द डिपार्टेड। डिपार्टेड मतलब डेथ, ठीक है। जस्ट above the entrance to Tut's tomb stood Orion, the constellation that the ancient Egyptian knew as the soul of the Osiris। तो टट का जो टूम था, ठीक है, उसका जो गेट था, गेट के ठीक ऊपर आसमान में क्या दिख रहा था? ओरियन दिख रहा था। ओरियन मतलब क्या है? कॉन्स्टिलेशन, स्टार्स के द्वारा बनाया गया ये शेप है, जिसको एंशिएंट इजिप्शियंस क्या मानते थे? ये ओसिरिस भगवान का आत्मा है, ठीक है। ओसिरिस हमें पता है, अभी हमने पढ़ा था, द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ वॉचिंग ओवर द किंग बॉय किंग। मानो ये ओसिरिस कॉन्स्टिलेशन के रूप में देख रही हो कि ये बॉय किंग ठीक से है कि नहीं, ठीक है, मानो उसका निगरानी कर रही हो। तो इसी के साथ ये स्टोरी एंड हो जाता है। तो जितने भी चीज़ हम इस चैप्टर में अंडरलाइन किए हैं, हाईलाइट किए हैं, वो सब आप याद रखेंगे, ठीक है। आप भी उसी तरीके से अंडरलाइन कर लेंगे और साथ ही साथ ये जो अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, ये सब जो क्वेश्चन आंसर है, ये सब भी आप प्रिपेयर कर लेंगे। गूगल करेंगे, कहीं से भी मिल जाएगा, या फिर आपने कोई भी बुक ले रखा है वहाँ पे इसका सॉल्यूशन होगा। तो ये सब आप प्रिपेयर कर लेंगे, इतना काफ़ी होगा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आप पूरा अच्छे से करके जाए और कुछ प्रिपेयर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा इस चैप्टर से। चलिए फिर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।